Hello everyone, welcome again on my YouTube channel Taming Physics। आज हम लोग गॉस लॉ के बेस पे गॉस लॉ के एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कौन कौन से फार्मूले हैं उनको डेराइव करेंगे बच्चों। तीन मेन डेरिवेशंस हैं जो कि सीबीएसई में है। उसके अलावा कंपटीशन में जो भी फार्मूले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। उनके डेरिवेशंस को यहाँ हम नहीं करेंगे, वो किसी और लेक्चर में करेंगे क्योंकि वो सीबीएसई में नहीं है लेकिन कंपटीशन में है और डेरिवेशन आना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी आप टफ क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट डेरिवेशन करते हैं। Electric field intensity due to uniformly charged long straight thin wire। Long means infinite length का वायर है, यहाँ हम finite length का दिखाएंगे लेकिन एक्चुअली वो infinite length का है। Thin wire means उसका रेडियस नेग्लिजिबल है। चार्ज उसके ऊपर यूनिफॉर्म है यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ हर जगह कांस्टेंट है। तो अब कैसे इसको डिराइव करेंगे? गॉस लॉ के एप्लीकेशन से यहां हम डिस्कस करते हैं। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लें, ये इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है यानी इस साइड में भी इंफिनिटी तक गया हुआ है और उस साइड में भी इंफिनिटी तक गया हुआ है। अब सपोज करिए इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आर डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट पी है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अब इसको निकाला कैसे जाए? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस चूज करेंगे जैसा कि हमने लास्ट टर्म डिस्कस किया था। गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि उसके किसी भी पार्ट पे या तो फर्स्ट कंडीशन थीटा 90 डिग्री हो या फिर सेकेंड कंडीशन थीटा 0 डिग्री हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। थीटा का मतलब क्या हुआ, किसके बीच का एंगल? एरिया वेक्टर के बीच का एंगल और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल। सो इसके लिए गॉसियन सरफेस हम कैसा चूज करें? तो एक सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे। इस सिलेंडर का रेडियस r है और ये जो सिलेंडर है इसका एक्सिस इसी वायर पे लाई कर रहा है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा ये हम लोग देखें। क्यों ऐसा ले रहे हैं? वही जो दो कंडीशन बताया हमने उसके वजह से ले रहे हैं। जैसे ये लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर है, आप सामने से देख रहे हैं ऐसा दिख रहा है और अगर हम ऐसे दिखाएंगे तो आपको एक पॉइंट दिखेगा, ये पूरा का पूरा लाइन एक पॉइंट दिखेगा। दोनों केसेस में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे वो हम डिस्कस करें। तो यहां साइड से हम दिखा रहे हैं किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, यानी ये हर जगह पॉइंट चार्जेस हैं। तो अगर हम कुछ नहीं दे यानी पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं तो हर जगह पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है बेटा? रेडियली आउटवर्ड्स। तो यहां पे किसी एक पॉइंट को कंसीडर करें, यहां हम दिखा रहे हैं ये है। तो इस पॉइंट पे हम देखें तो इस वाले चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड यानी ऐसे होगा, इस वाले चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा। इसी के करस्पॉन्डिंग अगर ये हमने एक्स लेंथ पे इधर लिया तो इसी एक्स लेंथ पे इधर ले ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम रिजॉल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो इस साइड के जितने भी चार्जेस होंगे उनके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और ये दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसे इधर वाले चार्जेस से करेंगे तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बचेगा यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई,
वायर के परपेंडिकुलर होगा, यानी इस पॉइंट पे यहां ऐसे होगा। अच्छा, ये भी वायर के परपेंडिकुलर है, ये भी वायर के परपेंडिकुलर है, ऐसे इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। यानी इसको वायर को हम, ये जो चौक है इसको ऐसे रोटेट करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है। यानी यहां से अगर हम देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यानी एक सर्कल ड्रॉ कर ले, उस सर्कल में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से होगा, यानी वायर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, अब ये जो सिलेंडर हमने लिया है इसका एक्सिस इसी पे लाई कर रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर भाई कैसे होगा, वो भी एक्सिस के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड। जैसे ये हमने एक सिलेंडर ले लिया, ये है, तो ये जो कर्व सरफेस है बेटा, यहां पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा, 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 यानी ये भी रेडियली आउटवर्ड होगा इसके एक्सिस के। लेकिन वायर और सिलेंडर का एक्सिस दोनों कोइंसाइड कर रहा है, तो कर्व सरफेस पे कोई भी स्मॉल पोर्शन ले ले, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हमने स्मॉल पोर्शन दिखाया, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और एरिया वेक्टर ds दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। हमने यहां पे दिखाया, लेकिन आप यहां पे ले, यहां पे ले, यहां पे ले, या इधर कहीं ले, या फिर ये ऐसे कर्व सरफेस है, इसको हम ऐसे रख रहे हैं इस तरीके से, तो हमने यहां पे दिखाया है, लेकिन यहां पे भी आप लेंगे तो ये इस तरीके से होगा रेडियली आउटवर्ड, यहां पे लेंगे तो इस तरह से होगा एरिया वेक्टर और ई वेक्टर। तो अब चूंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, हमने ये वाला पार्ट दिखाया है, लेकिन ये ऐसे भी होगा, वो हम वहां पे नहीं दिखा सकते, तो हमने वहां पे दिखाया, लेकिन हर जगह ये क्या होगा, E और ds सेम डायरेक्शन में होगा। कहां पे, कर्व सरफेस पे। अच्छा, कर्व सरफेस के हर पार्ट का डिस्टेंस एक्सिस से सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय सिमेट्री हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। यानी इस कर्व सरफेस पे E और ds सेम डायरेक्शन में होंगे, थीटा 0 होगा और E का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। अब 2 पार्ट बचे भाई, यहां का सर्कुलर फेस और उधर का सर्कुलर फेस। इस सर्कुलर फेस पे कोई स्मॉल पोर्शन हम ले लें तो इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। भाई ये सरफेस सर्कुलर है ना, तो इसके परपेंडिकुलर इधर होगा, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे इस एक्सिस के, वायर के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा। E और ds, यहां पे एंगल क्या हो गया भाई, दोनों बीच के वेक्टर्स में 90 डिग्री। ऐसे इस वाले सर्कुलर फेस पे कोई भी स्मॉल पोर्शन ले ले तो जो एरिया वेक्टर है ds इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वायर के परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में होगा। तो E और ds दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। अब हमने पूरा सरफेस कवर कर लिया। अब गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं भाई, क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है। तो गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन E ds cos थीटा is equal to q in upon एप्सिलॉन नॉट। अब हमने माना क्या भाई कि इस वायर के पर यूनिट लेंथ चार्ज कांस्टेंट है, और पर यूनिट लेंथ चार्ज को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। पर यूनिट लेंथ चार्ज को हम क्या कहते हैं बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हर एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है भाई, लेम्डा। हम ऐसे कह सकते हैं लेम्डा कूलम पर मीटर।
हर 1 मीटर पे लेमडा कूलम चार्ज है। तो अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। एक तो कॉर्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, किसके लिए भाई? कॉर्ड सरफेस के लिए। और प्लस दूसरा किसके लिए कर रहे हैं? ईडीएस कॉस थीटा, सर्कुलर फेसेस के लिए। सर्कुलर फेसेस तो बाइसिमेट्री, दोनों सर्कुलर फेस से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो सेम होगा, जो भी निकल रहा होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो 2 सर्कुलर फेसेस है तो यहां 2 टाइम्स कर दें, इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब कर्व सरफेस पे देखें तो इंटीग्रेशन, कर्व सरफेस पे ई कांस्टेंट है, डी एस थीटा क्या भाई? 0 है, वहां ई और डी एस सेम डायरेक्शन में, कॉस 0। अच्छा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा? तो 0 से इसका लेंथ सिलेंडर का हम L सपोज कर लें, L लेंथ का हमने सिलेंडर लिया है। तो कर्व सरफेस का एरिया क्या हो गया? 2 पाई आर एल। भाई कर्व सरफेस का एरिया यही होगा ना, 2 पाई आर पेरीमीटर इनटू लेंथ, सो दिस विल बी एरिया। तो कर्व सरफेस का एरिया 2 पाई आर एल, 0 से 2 पाई आर एल तक इंटीग्रेट करेंगे, प्लस 2 टाइम्स ई डी एस, इस दोनों के बीच में सर्कुलर फेस पे एंगल क्या है? कॉस 90। यहां पे भी 90 डिग्री, उधर भी 90 डिग्री, इज इक्वल टू, अब हमको निकालना कि चार्ज कितना है उसके अंदर। चार्ज इन, क्यू इन, यानी जो सिलिंड्रिकल सरफेस है उस पे चार्ज कितना है। तो सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा? जितना इस वायर पे चार्ज होगा। और वायर के यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है भाई? लेमडा। और वायर का लेंथ कितना है? एल। तो कुल वायर पे चार्ज इस एल लेंथ पे क्या हो गया? लेमडा एल। और यही सिलेंडर के अंदर चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे ई कांस्टेंट है, बाहर आ गया। dl का इंटीग्रेशन l, लिमिट 0 टू 2 पाई आर एल, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई? 0, cos 90 0 होता है ना, इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब लिमिट लगा दे, इसको रब कर देते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया सबने? चलिए, तो अब लिमिट पुट करते हैं बच्चों। तो ये हो गया E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल आउट हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, और एल से एल कैंसिल आउट हो गया ये। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर। कितने डिस्टेंस पे? वायर से r डिस्टेंस पे। डायरेक्शन क्या होगा? एक्सिस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है, इनवर्ड होगा अगर
निगेटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगा। यहां कोई पॉइंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगा। यहां हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहां कोई पॉइंट ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आपकी तरफ होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट डेरिवेशन पे आते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन लिखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड large uniformly charged large thin flat sheet। हेडिंग आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हेडिंग हम इसलिए बड़ा लिख रहे बेटा ताकि पूरा एक्सप्लेन हो पाए कि हम किसके लिए फील्ड निकाल रहे हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज करेंगे। किसकी वजह से निकाल रहे हैं भाई? लार्ज थिन फ्लैट शीट। लार्ज थिन फ्लैट शीट का मतलब जैसे ये बोर्ड है, ये अगर इसका थिकनेस हम 0 सपोज कर लें तो ये थिन फ्लैट शीट है। आपको कैमरे में इसका एंड नहीं दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि हर तरफ ये इनफाइनाइट तक गया। तो इस तरीके से सपोज करना है कि ये इनफाइनाइट डायमेंशन का शीट है, यानी इसका विड्थ और हाइट इनफाइनाइट है। ऐसे शीट के वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे निकालना है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यानी इसके पर यूनिट एरिया पर सेम चार्ज है। पर यूनिट एरिया पर सेम चार्ज है। पर यूनिट एरिया चार्ज को हम क्या कहते हैं बेटा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म है और उसको हम सिग्मा सपोज करेंगे। क्या भाई? सिग्मा क्या डिनोट कर रहा है? सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया पर सिग्मा चार्ज है। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस बोर्ड के हर 1 मीटर स्क्वायर पे अगर सिग्मा कूलम चार्ज दे दें तो किसी भी डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट ले लें जो इस बोर्ड से r डिस्टेंस पे है, वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अच्छा, अब देखें होगा क्या इस केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा, या इस बोर्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो किधर होगा? तो अभी हमने स्ट्रेट वायर का किया था बेटा, वो किधर था? एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इसको हम ऐसे बहुत सारे स्ट्रेट वायर से मिलके मान सकते हैं। ऐसे बहुत सारा स्ट्रेट वायर ले ले इस तरीके से, जो कि एक दूसरे से 0 डिस्टेंस पे है। ऐसे इसको आपस में चिपका दे सारे स्ट्रेट वायर को, तो इसी से ये बोर्ड तैयार हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें तो ये क्या होगा? आउटवर्ड होगा, यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज अगेन बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा लेकिन आउटवर्ड नहीं होगा, टुवर्ड्स बोर्ड होगा उस केस में। इस केस में किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये हमको ध्यान रखना है। अब गॉसियन सरफेस कौन सा ले? कंडीशन है गॉसियन सरफेस ऐसा लेंगे कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो भाई? 90 डिग्री, या
फिर उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो। तो अब इस फिगर को यहां हम बनाएंगे कैसे? तो इस शीट को ऐसे नहीं बना सकते बेटा जैसा बोर्ड दिख रहा, फिर हम दूसरे डिटेल को नहीं शो कर सकते। तो हम इसको बनाएंगे कैसे? शीट को ऐसे बना रहे हैं, यानी ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये शीट है, इस टाइप का कोई शीट है, ऐसे हम दिखा दें, ऐसे कोई शीट है बड़ा सा। अगर हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, लेकिन यहां साइड से आके देखेंगे तो यही वाला एज दिखेगा, तो शीट हमको ऐसे दिखेगा। तो शीट को हम ऐसे दिखा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डिटेल्स को हम शो कर सकें। तो शीट को हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं, ये है हमारा शीट, इनफाइनाइट डायमेंशन का ये शीट है भाई, थिन शीट है, यानी थिकनेस इसका क्या है? नेग्लिजिबल है। अब यूनिफॉर्म चार्ज इस शीट के किसी एक फेस पे या तो इधर चार्ज दे दे, ये चार्ज हम ऐसे दिखा रहे हैं, इसके पूरे सरफेस पे है एक ही तरफ। थिन शीट का मतलब ये ध्यान रखिएगा कि थिन शीट के ऊपर एक ही फेस पे चार्ज होगा और चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है भाई? सिग्मा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस साइड में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होंगी, ऐसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगा? इधर होगा। अच्छा, इस साइड में कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होगा। तो हमको गॉसियन सरफेस यानी इमेजिनरी सरफेस जिसके ऊपर गॉस लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं, वो इस तरीके से कंसीडर करना है कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके एरिया के पैरेलल हो या तो परपेंडिकुलर हो। ठीक है? तो बच्चों अगर एक हम सिलेंडर कंसीडर कर लें, ऐसे सिलेंडर ले लें, देखिए क्या हो रहा है। इस सिलेंडर का ये जो सर्कुलर फेस है इसका एरिया वेक्टर इधर है, यानी ई और डीएस क्या हो गया? सेम डायरेक्शन में होगा। और इस फेस पे एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, यानी ये पैरेलल हो गया, थीटा 0 हो गया। और ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस दिखा है, इस पे एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा। कहीं पे भी देखेंगे एरिया वेक्टर इधर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे? ऐसे, यानी इनके बीच का एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। तो यानी हमको ऐसा सिलिंड्रिकल सरफेस लेना होगा। कैसे रखना होगा भाई? उसका एक्सिस शीट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक्सिस क्या होना चाहिए? शीट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर हम इस सिलेंडर के एक्सिस को ऐसे इंक्लाइन कर देंगे तो इसका एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा, फील्ड वेक्टर ऐसे चला जाएगा, वो टिल्टेड हो जाएगा, फिर थीटा 0 नहीं होगा। तो एक्सिस इस तरीके से रखना है। दूसरा चीज कि सिलेंडर का हाफ लेंथ इधर रखना, हाफ लेंथ इधर रखना, यानी टोटल लेंथ अगर हम L ले तो L/2 इधर रखना, L/2 इधर रखना। ऐसा क्यों करना भाई? ताकि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी E लिख सके, क्योंकि बाई सिमेट्री इस सर्कुलर फेस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका डिस्टेंस L/2 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इधर भी हर पॉइंट कितने डिस्टेंस पे? L/2 पे। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E ही होगा। अगर हम कोई डिस्टेंस अलग अलग ले लेंगे तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो, तो हमको अलग अलग नोटेशन देना होगा, इसलिए हम हाफ हाफ ले रहे हैं। तो अब जल्दी से ये फाइनल फिगर इसका हम बना लेते बच्चों, इसको हम हटा देते, ये हमने आपको समझाने के लिए फिगर बनाया था। तो ये हम कैसा सरफेस लेंगे भाई? सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे। पैरेललोपाइप भी ले सकते हैं, बहुत सारे बुक में पैरेललोपाइप उसी तरीके से दिखा है, लेकिन हम सिलेंडर ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमने सिलिंड्रिकल सरफेस ले लिया। ये लो भाई, आधा लेंथ उस साइड में, आधा लेंथ इस साइड में, और इस सिलेंडर का जो एक्सिस है वो थिन शीट के परपेंडिकुलर है भाई, इस तरीके से।
इसका एक्सिस क्या है, थिन शीट के परपेंडिकुलर। ये देखिए हमने एक्सिस दिखाया थिन शीट के परपेंडिकुलर। लेंथ सिलेंडर का इधर L/2 और इस साइड में भी लेंथ L/2। क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर का हम कैपिटल A सपोज कर ले। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और जो एरिया वेक्टर कैपिटल ए हमने माना, लेकिन हम एक एलिमेंट दिखा रहे ds, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे कैपिटल ए हो जाएगा, वो भी इसी डायरेक्शन में। अच्छा, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पे देखें, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले ले, यहां पे भी स्मॉल एरिया एलिमेंट ds है, तो एरिया वेक्टर ds का ये डायरेक्शन होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगी भाई, वो सरफेस के शीट के परपेंडिकुलर, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा E। तो दोनों सर्कुलर फेस हो गया। अब कर्व सरफेस की बात करते हैं। कर्व सरफेस पे कहीं पे भी हम एरिया ले, जैसे यहां पे दिखा रहे बेटा, इस रीजन में यहां कहीं पे दिखा दिया हमने, छोटा सा सरफेस ले लिया कर्व सरफेस का, तो उसके एरिया का क्या डायरेक्शन होगा, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में होगा E। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, शीट के परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में होगा। ये लो भाई, ये हो गया, ये तो एरिया वेक्टर हो गया ना ds, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शीट के परपेंडिकुलर। ये कहीं पे भी लोगे, यहां पे लोगे तो E इधर हो जाएगा, ds इधर हो जाएगा, यहां पे लोगे तो E इधर हो जाएगा, ds इधर हो जाएगा, यहां पे लोगे तो E इधर हो जाएगा, ds इधर हो जाएगा, 90 डिग्री बनेगा हर जगह। तो हमने एक जगह दिखा दिया। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या अप्लाई करेंगे भाई, इसी कर्व सरफेस पे, सिलिंड्रिकल सरफेस पे, जिसको हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, वहां पे क्या लगाएंगे भाई, फिजिक्स क्या कहता है, गॉसियन सरफेस पे कौन सा फार्मूला लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, फिजिक्स कहता है कि गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। अब गॉस लॉ अप्लाई करते इस पे, तो पहले फार्मूला हम लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ होल सरफेस E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q in बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई फिगर आप लोग ड्रॉ कर लीजिए वीडियो रोक के, क्योंकि अभी जब Q in लिखना होगा तो वो फिगर थोड़ा सा खराब हो जाएगा, हम वहां पे कुछ काम करेंगे, तो फिर आपको फिगर बनाने के लिए रिवाइंड करके फिर पीछे लौटना होगा, इसलिए अभी बना लीजिए। तो अब देखो बेटा, ये वाला लेफ्ट वाला जो पार्ट है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें। एक कर्व सरफेस के लिए, क्योंकि कर्व सरफेस के लिए हर जगह थीटा 90 है, दूसरा सर्कुलर फेसेस के लिए। तो इसको हमने लिख दिया इंटीग्रेशन कर्व सरफेस E ds cos 90 डिग्री है कर्व सरफेस के लिए, प्लस अब क्या, सर्कुलर फेस। इंटीग्रेशन किसके लिए कर रहे भाई, सर्कुलर फेस के लिए, सर्कुलर फेस। तो बाई सिमेट्री देखें तो दोनों सर्कुलर फेस से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए इसी को हम 2 टाइम्स करके किसी एक का फ्लक्स लिखेंगे, तो 2 टाइम्स लिख दे रहे, दो सर्कुलर फेस है, E ds cos 0 हो गया भाई, इज इक्वल टू Q in बाई एप्सिलॉन नॉट। इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है वो लिखना है, तो चार्ज सिलेंडर के अंदर लिखना, लेकिन चार्ज है कहां पे, इस शीट पे है,
चार्ज कहां पे भाई, शीट पे है ना बेटा। तो सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, जितना कि सिलेंडर शीट के पोर्शन को घेर रहा है उसी का चार्ज निकाल लें। तो यहां हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा सिंपल है, जैसे इसी शीट पे हम चार्ज मान लें और ये हमारा सिलेंडर है ऐसे, लो जी यह सिलेंडर हो गया। अब बताओ बेटा, ये जो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है ये यही चार्ज को घेर रहा है, तो कितना चार्ज है, तो हम इसको ऐसे दिखा दे रहे भाई, कितना सर्कल को घेर रहा है, बोर्ड को कितना ये कवर कर रहा है, उसी बोर्ड पे चार्ज है। लो जी, तो यही वाला चार्ज निकालेंगे ना बेटा, यही चार्ज इस सिलेंडर के अंदर है, वही काम हम यहां पे करेंगे। इस शीट के इस वाले पोर्शन पे, जिसको हम सामने से देखेंगे तो सर्कुलर दिखेगा, उस पे चार्ज निकालने। तो इस सर्कल का जब इस फेस का एरिया ए है तो इसका भी एरिया ए होगा, और यूनिट एरिया पे हमने कितना चार्ज लिया भाई, सिग्मा, और एरिया है कितना बोर्ड का जो कि सिलेंडर के अंदर है, कैपिटल ए, तो चार्ज कितना हो गया, सिग्मा कैपिटल ए। ये भाई हमने पूरा लिख लिया। अब ये डेरिवेशन हो भी गया बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखे तो cos 90 यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई, 0 प्लस ई कांस्टेंट cos 01, ई कांस्टेंट है बाहर आ गया, बचेगा ds cos 01 हो गया। कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, 0 से सर्कुलर फेस का एरिया हमने क्या सपोज किया भाई, कैपिटल ए इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा आगे लिख ले, इसी स्टेप को दिखा रहे हैं। ये ई ds का इंटीग्रेशन s, 0 को कैपिटल ए करोगे तो e इंटू ए आ गया, इज इक्वल टू, अच्छा दो भी था ना भाई, ये दो यहां पे है तो दो यहां पे भी है, लो जी, तो ये हो गया 2e और ये हो गया सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ए से ए कट गया और ए से ए कट गया तो ई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, बोलो भाई जरा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये लो भाई हमारा आंसर आ गया। तो ये थिन शीट का, लार्ज थिन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। वो डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं किया, डिस्टेंस हमने क्या लिया, L/2 पे यहां पे निकाला है। अब इस डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस पे भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कितने भी डिस्टेंस पे चले जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रहा, क्योंकि वो टर्म नहीं आया, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए हमने इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो शुरू में ड्रॉ किया था, हमने इस तरीके से ड्रॉ किया था, ऐसे। आपको याद हो तो यही ड्रॉ किया था ना बच्चों। क्यों ऐसा ड्रॉ किया था, क्योंकि हमको आंसर पता था, इधर ऐसे होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, स्ट्रेट है, इक्वी स्पेस्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वो डिस्टेंस के साथ न तो बढ़ेगा न तो घटेगा। तो ये थिन शीट के लिए डेरिवेशन हो गया। अब सपोज करो इस पे एक और डेरिवेशन बेटा, ये तो थिन शीट का हो गया। नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन सीबीएसई का क्या भाई, उसको कर लेते हैं बेटा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड
लार्ज थिन फ्लैट कंडक्टिंग शीट, यानी कंडक्टर का अगर शीट बना है तब क्या होगा। हेडिंग नेक्स्ट कर लेते हैं, कंडक्टिंग शीट, यानी इसी को हम मेटल शीट भी कह सकते हैं। इस केस में क्या होगा भाई, दोनों फेस पे चार्ज आ जाएगा। डेरिवेशन हमने इसलिए रहने दिया बेटा क्योंकि आंसर में बहुत थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी यही सब रहेगा, इसलिए हमने डेरिवेशन रहने दिया। इसको आप लोग फटाफट समझ जाओगे क्योंकि पिछला डेरिवेशन कर लिया। ये हमारा थिन लार्ज फ्लैट मेटल शीट है। मेटल शीट पे भाई चार्ज चाहे तुम किधर भी दो वो दोनों तरफ अपीयर होगा क्योंकि ये कंडक्टर है, और कंडक्टर है तो इस केस में चार्ज यूनिफॉर्मली दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी इसके इस फेस पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इस फेस पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, जबकि पिछले डेरिवेशन में जिसको हमने थिन शीट कहा था, शुरू में ही कहा था कि उसके केवल एक ही फेस पे चार्ज है, वो नॉन कंडक्टिंग शीट था। तो कंडक्टिंग शीट पे दोनों तरफ चार्ज होगा। सिलेंडर वैसा ही हम ले लेंगे जैसे पहले दिखाया था, यानी फिगर आप एकदम एग्जैक्टली वही वाला ड्रॉ कर सकते बेटा। थोड़ा सा ही छोटा सा हम फिगर ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं ताकि ज्यादा टाइम पास ना हो। ये लो भाई सिलेंडर, ये हमने बना दिया जैसे पीछे फिगर बनाया था। यहाँ पे E और DS दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, E और DS, और इस फेस पे भी E और DS दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, E और DS। कर्व सरफेस पे एक जगह दिखा दे, ये इसका एक्सिस है। कर्व सरफेस पे यहां पे हम दिखा दे रहे हैं तो ये DS का डायरेक्शन हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, यानी इनके बीच का एंगल क्या होगा बेटा 90 डिग्री। चूंकि L/2 लेंथ दोनों तरफ हमने लिया है तो दोनों सर्कुलर फेस पे बाई सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा, इसलिए दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने सेम लिया है। अगेन गॉस लॉ लगाए तो फर्स्ट लाइन ऐसे ही रहेगा, सेकेंड लाइन ये ऐसे ही रहेगा। अब चार्ज कितना होगा, तो इधर वाले पे चार्ज होगा सिग्मा ए, इधर वाले पे भी सिग्मा ए। बेटा यहाँ चार्ज डबल हो जाएगा बच्चों, यही एक डिफरेंस आएगा और कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो चार्ज कितना हो जाएगा भाई 2 सिग्मा ए। ये समझ में आ गया आपको, क्योंकि मेन समझना यही है, बोर्ड के इधर वाले फेस पे सिग्मा ए होगा, ऐसे इधर वाले पे होगा, तो टोटल चार्ज सिलेंडर के अंदर कितना हो गया 2 सिग्मा ए। फिर ये वाला 0 हो गया, इसका तो इंटीग्रेशन ऐसे जैसे किया था, यहां पे 2 हो गया। तो अब इंटीग्रेशन करें इसका आगे, तो ये हो गया 2EA, ds का इंटीग्रेशन s 0 to a, तो a हो गया, इज इक्वल टू 2 सिग्मा कैपिटल A बाई एप्सिलॉन नॉट। a से a कट गया बच्चों और 2 से 2 कट गया, यानी थिन मेटल शीट कंडक्टिंग शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा डबल हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो ये हमारा तीसरा डेरिवेशन हो गया बेटा। पहला थिन वायर के लिए किया था, फिर थिन शीट। थिन शीट कहने का मतलब अंडरस्टूड है नॉन कंडक्टिंग शीट। तीसरा डेरिवेशन हमने कर लिया थिन कंडक्टिंग शीट या थिन मेटल शीट, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है। अब लास्ट डेरिवेशन जो सीबीएसई बोर्ड का है उसको हम करेंगे बच्चों, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए।
उसके बाद हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन डिस्कस नहीं करेंगे जैसा कि हमने पहले ही बताया था। तो नेक्स्ट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड sphere having, आगे लिखो, having uniform surface charge density of uniform surface charge density। तो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस स्फेरिकल शेल, इसको कह सकते हैं क्योंकि चार्ज कहां पे, सरफेस पे। तो इसी को हम कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल भी कह सकते हैं बेटा। कंडक्टिंग वर्ड या मेटल वर्ड लगा दिया, यानी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सरफेस पे ही होगा। लेकिन अगर कंडक्टिंग वर्ड नहीं करा तब स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ये कहना जरूरी है। यानी हमारा कहने का मतलब क्या कि वो स्फीयर सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन चार्ज कहां पे होना चाहिए, सरफेस पे। अगर चार्ज सरफेस पे है तो वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, सॉलिड है या हॉलो है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कोई नहीं फर्क पड़ता। हाँ, हम मान के चलेंगे कि अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को 1 ले रहे हैं तब ऐसा होगा, तो वही हम लोगों के सिलेबस में है। तो एक कंडक्टिंग शीट ले रहे हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। ये इस तरीके से एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। रेडियस हम कैपिटल आर सपोज कर रहे हैं इस शेल का, और इसके सरफेस पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सरफेस पे क्या है बेटा, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये क्यू हम यहां लिख रहे हैं, लेकिन ये क्यू है कहां पे, सरफेस पे है, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज क्यू, रेडियस आर, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। 3 कंडीशन हो सकता है, या तो वो पॉइंट इस शेल के बाहर हो, या तो शेल के सरफेस पे हो, या तो शेल के अंदर हो। तो सपोज कर लो हमको इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये पॉइंट हमने ले लिया, ये जो रेडियस कैपिटल आर है यहां दिखा दे रहा है, ये रेडियस कैपिटल आर है, और पॉइंट हम कहां ले रहे हैं, शेल के बाहर। पहला केस हम डिराइव कर रहे हैं, यहां पे हमको निकालना है स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो पहला कंडीशन है बेटा, किसके लिए हम डिराइव कर रहे हैं, स्मॉल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर। ये लोग है, यानी पॉइंट जो है कहां है, बाहर है। इक्वल टू साइन हम हटा देते, आगे इसी स्मॉल आर को कैपिटल आर लिख देंगे तो वो फार्मूला आ जाएगा। आर डिस्टेंस पे यहां पे निकालना हमको। अगेन गॉसियन सरफेस हम चूज करेंगे, और वो सरफेस ऐसा होना चाहिए जो हमने कंडीशन डिस्कस किया था, या तो थीटा 90 डिग्री हो ई और डीएस के बीच का एंगल, या तो थीटा 0 हो और ई कांस्टेंट हो।
तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक स्फेरिकल सरफेस आर रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर लेते हैं और ये स्फेरिकल सरफेस इस तरह है बेटा कि उसका जो सेंटर है वो इस शेल के सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है। अब ऐसा होगा तो होगा क्या, इसका जो एरिया वेक्टर होगा कहीं एक जगह ले ले, ये इस तरह से होगा ds, एरिया वेक्टर इधर होगा। भाई यहां देखेंगे तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, यहां देखेंगे एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, यहां देखेंगे एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। हमने एक जगह दिखा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमने पीछे डिराइव किया था बेटा पॉइंट चार्ज के लिए, क्या था, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड्स है। तो इस शेल को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते जाए तो एक पॉइंट चार्ज बनेगा, फील्ड किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो इसका भी कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड, यानी यहां सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में ई होगा। ये हो गया ई का डायरेक्शन। जो ds वेक्टर है वो सरफेस पे लिया, ये जो इमेजिनरी सरफेस लिया उस पे लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पे हमने लिया, किसके वजह से, इसके वजह से। तो यहां पे अगर हम देखें तो E और ds सेम डायरेक्शन में है। अब ये पॉइंट कहीं पे भी लोगे ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। जैसे यहां पे लोगे तो E इस जो यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है इसके रेडियली आउटवर्ड यानी इधर होगा, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसके सेंटर जो कि दोनों कोइंसाइड कर रहा है वो भी इधर ही होगा। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, यहां पे अगर हमने फील्ड ई लिया तो यहां पे भी बाइसिमेट्रिक फील्ड ई होगा क्योंकि डिस्टेंस स्मॉल आर उतना ही लिया है। ठीक है यहां तक। तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ये जो इमेजिनरी सरफेस लिया है स्मॉल आर रेडियस का, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा बाइसिमेट्री, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हर जगह सेम डायरेक्शन में होगा यानी थीटा 0 होगा। तो गॉस लॉ अप्लाई करते हुए गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिख देते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लिखे तो टोटल कितना एरिया पे हमको करना, 0 to 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना भाई, हम सरफेस इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, वो जो डॉटेड वाला है इमेजिनरी सरफेस का, तो उसका एरिया लेंगे। ई हर जगह सेम होगा, ds cos थीटा कितना होगा भाई, 0। अब इसके अंदर चार्ज कितना है, जितना इस शेल पे चार्ज है, शेल पे टोटल चार्ज हमने क्या लिया, Q, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E कांस्टेंट है, बाहर आ गया, cos 0 1 हो गया, ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट 0 to 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बेटा, तो ये क्या हो गया, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या आ गया, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हो गया भाई। और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला है, यानी हम यहां से क्या कह सकते हैं
कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है और पॉइंट उस शेल के बाहर है तो वहां पे फील्ड वही होगा जो कि पॉइंट चार्ज के वजह से फील्ड होगा। भाई सारा का सारा पॉइंट चार्ज कहां पे रख दे, सेंटर पे, और जो पॉइंट चार्ज का फार्मूला है वही लगेगा। दूसरा केस, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो सेकेंड केस हम देखें, अगर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी पॉइंट P कहां पे है भाई, सरफेस पे। पहले केस में पॉइंट P ये जो था जिसपे फील्ड हम निकाल रहे थे वो कहां पे था, सरफेस के बाहर। सेकेंड सरफेस पे है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इन अबव फॉर्मूला। जो अभी फार्मूला ऊपर हमने लिखा उसमें क्या पुट कर दे, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो E इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर इंटू Q। ये फार्मूला हो जाएगा। तो सरफेस के लिए ये फार्मूला होगा। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखिए बेटा, क्योंकि यहां से एक और फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। तो ये टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया क्या हो गया भाई, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी सिग्मा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब थर्ड केस कंसीडर करते हैं, इसको नोट कर लिया सबने, ओके। थर्ड केस, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। स्मॉल r क्या भाई, लेस देन कैपिटल R, यानी हमारा पॉइंट कहां पे है भाई, शेल के अंदर है। पॉइंट कहां पे आ गया, शेल के अंदर आ गया। तो शेल के अंदर यहां पे हम दिखा, ये पॉइंट हमने ले लिया, यहां पे फील्ड निकाल रहा है। तो अगेन वही करेंगे, गॉसियन सरफेस ले लें इस रेडियस का, इसका रेडियस हम स्मॉल r ले लेते हैं। तो एरिया वेक्टर इधर होगा, एरिया वेक्टर ds किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब गॉसियन सरफेस पे, इस गॉसियन सरफेस पे अगर हम लॉ लगाएं तो इंटीग्रेशन E ds कॉस एंगल थीटा मान ले, E और ds के बीच का, वो हमको पता नहीं, उसको हम थीटा सपोज कर लेते, इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस इंटीग्रेशन E ds कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ये जो गॉसियन सरफेस है बेटा, इसके अंदर कितना चार्ज है, Q इन वही लिखना है, उसके अंदर का चार्ज। चार्ज तो सारा कहां पे, बाहर इस शेल पे है, अंदर चार्ज क्या है, 0। तो ये 0, तो ये 0 हो गया बेटा। तो ये 0 होगा नहीं, एरिया 0 होगा नहीं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे डेरिवेशंस खत्म हो गए बेटा। अब और भी जो जो फार्मूले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके बस फार्मूले को हम डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन को नहीं। तो नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमने चौथा डेरिवेशन किया था ये वाला। अब पांचवा फार्मूला हम लिखते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म क्या भाई? वॉल्यूम, यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम बेटा रो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हर एक यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है। हम ऐसे कह सकते हैं कि हर एक मीटर क्यूब में रो कूलम चार्ज है। ऐसा अगर हम सॉलिड स्फीयर लें तो उसके वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, फिगर हम बना के फिर दिखाते। इसके 3 केस बनेंगे। ये हमारा सॉलिड स्फीयर है और ये इंसुलेटर होगा, तभी हम अंदर चार्ज दे सकते हैं। कंडक्टर के अंदर चार्ज हो ही नहीं सकता, यानी ये जो है वो क्या है बेटा? इंसुलेटर है। पर यूनिट वॉल्यूम रो चार्ज है। ये इसका सेंटर है, यहां से आर डिस्टेंस पे इसका रेडियस हम कैपिटल आर ले रहे हैं, और जो टोटल चार्ज है इस पे वो स्मॉल क्यू है। यानी रो के टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो क्यू इक्वल टू क्या होगा? रो इंटू 4π/3 आर क्यूब। इतना चार्ज उसके अंदर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो 3 केस बनेगा। एक पॉइंट बाहर हो आर डिस्टेंस पे, यानी स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, दूसरा सरफेस पे, और तीसरा अंदर। तो पहला हम केस लेते हैं स्मॉल आर ग्रेटर देन, इक्वल का भी साइन हम ले रहे हैं, यानी पहला दूसरा केस दोनों इसी में आ गया। अगर ऐसा है पॉइंट शेल के बाहर है, सॉलिड स्फीयर के बाहर है या फिर सरफेस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला बेटा वही होगा जो पॉइंट चार्ज का फार्मूला होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज का फार्मूला अगर जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे वो सॉलिड स्फीयर के बाहर है या सरफेस पे है, तो पॉइंट चार्ज वाला ही फार्मूला लगेगा। पीछे जो शेल किया था स्फेरिकल शेल, उसमें भी पॉइंट चार्ज वाला ही फार्मूला था बाहर के लिए और सरफेस के लिए, तो वही फार्मूला लगेगा। यानी इस टोटल चार्ज को सेंटर पे रख दो, पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगा दो। दूसरा केस ले, स्मॉल आर लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल आर। इसमें यहां भी इक्वल का साइन आ रहा है बेटा, क्योंकि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर यहां पे लिखो या यहां पे लिखो, दोनों सेम आंसर देगा। जबकि पिछले सेल के केस में नहीं होगा ऐसा। बाहर के लिए और सरफेस के लिए पॉइंट चार्ज का फार्मूला, अंदर ई क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसके लिए E इज इक्वल टू क्या होगा? फार्मूला है 1/4πε0 इंटू क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। जहां पे आर क्या है? यहां सेंटर से डिस्टेंस, यानी ये पॉइंट मान लो यहां पे, ये ऐसे है बेटा। तो आर क्या लेंगे? ये वाला डिस्टेंस लेंगे। अगर अंदर के लिए तो ये फार्मूला हमारा अप्लाई करेगा। तो ये थोड़ा सा चेंज करके, ये आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, अंदर के लिए ये फार्मूला। अच्छा, अब सरफेस पे देखो तो दोनों जगह से सेम आ रहा है कि नहीं? तीसरा हम अलग ही कर देते हैं इसको, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अगर हम सरफेस पे लें तो होगा क्या? इसको अलग से हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इस एक और फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो वही है दोनों जगह, क्यू वही है, यहाँ पे क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल आर लिख दोगे स्मॉल आर को,
तो ये भी क्या होगा, क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सरफेस पे ये फार्मूला आ गया, जो कि पिछले भी फार्मूले में यही रहा होगा बेटा, पिछले डेरिवेशन में शेल के केस में यही फार्मूला था। अच्छा, अब हम इसको लिखना चाहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में, रो के टर्म में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हमने यहां लिख दिया। क्यू जो टोटल चार्ज है वो क्या हो गया भाई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, 4π/3 आर क्यू। अब देखो बेटा, तो 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी E इज इक्वल टू, फार्मूला हम देखें तो क्या बना, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला हो जाएगा। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो कहां पे, सरफेस पे। जबकि पिछला जो स्फेरिकल शेल था उसमें कितना आ रहा था ये फार्मूला, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आ रहा था भाई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, यहां क्या आया, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये होगा रो क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये हो गया सॉलिड स्फीयर के लिए। अब नेक्स्ट लिखिए, फार्मूले बहुत सारे बेटा, ये याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल सिम पे जो हम करेंगे आगे चल के करेंगे। तो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड cylindrical shell भाई, हॉलो सिलेंडर और सिलिंड्रिकल शेल दोनों डिफरेंट चीज होती है बेटा। कभी कभी टीचर्स दोनों को सेम बोलते हैं, तुम्हारे भी दिमाग में ऐसा जाता होगा दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हॉलो सिलेंडर का मतलब हुआ उसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस अलग अलग होगा, जबकि सिलिंड्रिकल शेल का मतलब क्या हुआ, उसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस सेम है, यानी उसका थिकनेस 0 है। जबकि हॉलो सिलेंडर में थिकनेस 0 नहीं होता है। जनरली वो अलग बात है कि हॉलो सिलेंडर और सिलिंड्रिकल शेल हम एक ही चीज लेते हैं, लेकिन जब हॉलो सिलेंडर का इनर रेडियस आउटर रेडियस दिया है तो कंफर्म है वो क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है। लेकिन अगर हॉलो सिलेंडर लिख के केवल एक ही रेडियस दिया तो हम सिलिंड्रिकल शेल मान के चलते हैं। यानी एक सिलिंड्रिकल शेल ले ले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलिंड्रिकल शेल ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ये लिख लो भाई, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ या लार्ज लेंथ। लार्ज लेंथ का है बेटा, इनफाइनाइट लेंथ का है। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, यहां पे फिगर हम बना के फिर फॉर्मूला लिखेंगे। हमने फाइनाइट लेंथ का दिखाया है, लेकिन ये इनफाइनाइट लेंथ का है। ये हम इसका एक्सिस दिखा दे रहे हैं। रेडियस कैपिटल आर ले रहे हैं, इसका रेडियस कैपिटल आर है। अब हम 3 केस लेंगे, एक शेल के बाहर, एक शेल के सरफेस पे, एक शेल के अंदर। तो ये एक जनरल पॉइंट दिखा रहे बेटा, एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा,
उसका फार्मूला लिखते हैं। ऐसा हम मान रहे हैं कि इस पे जो चार्ज दिया गया है वो पॉजिटिव है, तो उस केस में फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा भाई, एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन ई। इसके लिए हम लिख रहे हैं। अगर निगेटिव होता तो ये इधर होता। तो फर्स्ट केस स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी जो स्ट्रेट वायर वाला फार्मूला है वही फार्मूला एप्लीकेबल होगा। यानी जो भी चार्ज है यूनिट लेंथ, इसका 1 मीटर इस सिलेंडर का ले ले, उसके सरफेस पे जितना भी चार्ज है वो उसके एक्सिस पे रख के स्ट्रेट वायर वाला फार्मूला लगा दो, वही एप्लीकेबल होगा। ध्यान देना बेटा, ये लेमडा क्या है, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, यानी सिलेंडर का यूनिट लेंथ ले ले, उस पे कितना चार्ज है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम सिग्मा सपोज कर ले, क्योंकि ये सिलेंडर है ना तो सरफेस पे चार्ज होगा, उसको अगर हम सिग्मा सपोज कर ले तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर रेडियस, ये पेरीमीटर इंटू 1 मीटर लेंथ ले ले, ये है लेमडा। ये ध्यान रखना, लेमडा का ये वैल्यू यहां पुट करेंगे क्योंकि यहां पे लेमडा क्या है, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर। दूसरा केस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी पॉइंट कहां है भाई, सरफेस पे है। तो यहां पे स्मॉल आर को कैपिटल आर लिख देंगे। E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। देन थर्ड केस स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। E इज इक्वल टू 0 होगा बेटा। इस केस में E इक्वल टू 0 होगा। जैसे हमने स्फेरिकल शेल में कंसीडर किया था, अंदर कोई चार्ज ही नहीं था तो फील्ड 0 होगा। ऐसे यहां पे जो भी चार्ज है सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फील्ड 0 होगा। तो ये हो गया पांचवा फार्मूला। अब चलो पांचवा या छठा जो भी है, अब लिखते हैं छठा फार्मूला या सातवां, जो भी आप देख लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर है ऑफ लार्ज लेंथ, सॉलिड सिलेंडर ऑफ लार्ज लेंथ इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो ऐसे ही 3 कंडीशन बनेगी बेटा। इस केस में चार्ज पूरे सिलेंडर में है, यानी ये इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होगा, पूरे वॉल्यूम में इसके चार्ज है। ये लो है। तो पहला फार्मूला तो एकदम यही रहेगा, जहां पे लेमडा का मतलब क्या है, सिलेंडर के यूनिट लेंथ पे चार्ज। तो सिलेंडर सॉलिड है तो बेटा इसके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो सपोज कर ले, तो रो इंटू 1 मीटर लेंथ का सिलेंडर ले ले, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट लेंथ यानी 1। ये रो लेंगे, यानी लेमडा ये लेंगे। इस फार्मूले में जो लेमडा है सिलेंडर के यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो यहां लिखेंगे, और ये यहां से हमको आएगा। तो बाहर के लिए फार्मूला यही हो जाएगा, सरफेस के लिए फार्मूला यही हो जाएगा, अंदर के लिए अब 0 नहीं होगा बेटा, क्योंकि अंदर अब चार्ज है। तो ये क्या होगा, लेमडा आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।
ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब नेक्स्ट फार्मूला लिखिए, ये लास्ट फार्मूला हम लिख रहे हैं बेटा। हमको लग रहा है ये नंबरिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है, यहां 7 हम लिख रहे हैं। टोटल करीब करीब हमने पूरा अभी तक देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के तो 20-25 फार्मूले हमने पढ़ा दिए, ये सफिशियंट है। एक लास्ट फार्मूला लिखने जा रहे हैं, सफिशियंट है आईआईटी एडवांस लेवल के लिए, इतने फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो लास्ट क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड straight wire of finite length, यानी इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, फाइनाइट लेंथ का। इसके वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, तो ये स्ट्रेट वायर हम दिखा रहे हैं, दिस इज द स्ट्रेट वायर। मान लो हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। पॉइंट, इस फार्मूले को दो फॉर्म में हम लिखेंगे बेटा, दोनों आपको याद रखना। एक पॉइंट से जब वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो वायर पे कहलाई करेगा, या फिर पॉइंट इधर कहीं हो गया तो वायर के एक्सटेंडेड पोर्शन पे परपेंडिकुलर होगा, उसका अलग फार्मूला हम लिखेंगे। तो यहां से आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया गया है लेमडा। अब ये फाइनाइट लेंथ का है, तो इसको इस एंड से मिला दो यहां पे और इस एंड से मिला दो यहां पे। जो गिवन डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग ये एंगल हम निकाल पाएंगे, ये θ1, ये θ2। हम इसी θ1 θ2 आर और लेमडा के टर्म में आंसर लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे कैसे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसको हम नाम दे रहे ई वाई, ई वाई। वायर को हम एक्स एक्सिस पे मान रहे हैं इसलिए ई वाई। अगर निगेटिव चार्ज होता तो डाउनवर्ड होता। दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, ये वायर के पैरेलल इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम नाम दे रहे हैं ई एक्स। बेसिकली देखो वायर का यहां से देखे ये वाला पोर्शन ज्यादा है, तो यहां से जो पॉइंट चार्जेस होंगे ऐसे फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और ये वाला पोर्शन कम है, ये इधर करेगा। तो जो नेट फील्ड होगा अलोंग द लाइन वो इधर होगा, अलोंग द वायर वो ई एक्स इधर होगा, बड़ा पोर्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, यानी छोटे पोर्शन के पैरेलल इस डायरेक्शन में। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये हो जाएगा। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वायर से कितना एंगल बना रहा होगा थीटा, ये हम निकाल सकते हैं। अगर हमको ये और ये पता तो ये दोनों आप निकाल लेंगे, वेक्टर एडिशन वो सिंपल चीज, वो हमको बताने की चीज नहीं है भाई। E इक्वल टू क्या होगा, √EX² प्लस EY², और tan थीटा इक्वल टू EY अपॉन EX, उससे थीटा निकल जाएगा। तो हमको मेन EX और EY लिखना है। तो जो EY होगा बेटा, पहले इसको लिखते हैं। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वायर का इनफाइनाइट लेंथ ले तो उसका फार्मूला क्या होता है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहां पे हो जाएगा लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ब्रैकेट में साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ2 उसको लिख लो। ये हो जाएगा, और जो EX होगा वो लेमडा अपॉन
4πε0r इंटू, जो कम वाला एंगल होगा उसको पहले लिखेंगे, ये कम वाला लेंथ है तो ये कम एंगल होगा, cos θ2 माइनस cos θ1। भाई ये एंगल θ2 कम है तो cos θ ज्यादा होगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, मैग्नीट्यूड होगा। बाकी Ex का डायरेक्शन ये होगा। डायरेक्शन पे ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा ये ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज है तो ये आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज होता तो इनवर्ड। अच्छा, अब ये वाला पोर्शन ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और ये वाला पोर्शन कम है तो उसके वजह से ये वाला पोर्शन ज्यादा प्रोमिनेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अगर यही निगेटिव चार्ज होता तो फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर जाता, ये इधर हो जाता और ये वाला किधर हो जाता, भाई इधर हो जाता। वो आप ध्यान रखिएगा, उसी के हिसाब से ई नेट हम निकाल सकते हैं, और एंगल क्या होगा वायर के साथ थीटा ये निकाल सकते हैं। ई नेट क्या हो जाएगा भाई, ई नेट या सिंपली ई कहें तो ये हो जाएगा अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, और tan थीटा, थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, tan थीटा, थीटा इक्वल टू ई वाई अपॉन ई एक्स, ये फार्मूला हो गया। अब अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर होता बेटा तो θ1 और θ2 का वैल्यू क्या होता, 90 डिग्री। अगर इनफाइनाइट लेंथ ये इधर चला जाए इंफिनिटी तक, ये इधर चला जाए, तो उस एंड को मिलाने में इसको ले जाओगे तो कहां पे मिलेगा, इंफिनिटी पे। तो ये और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल, यानी θ2 90, θ1 90, sin 90 प्लस sin 90 1 प्लस 1 2 हो जाता, यानी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। स्ट्रेट वायर के लिए यही हमने लिखा था। अच्छा, ये जीरो होना चाहिए क्योंकि ये तो कंपोनेंट था नहीं, cos 90 माइनस cos 90, तो ये हो गया। तो इस तरीके से उस फार्मूले को हम यहां से इससे डिराइव कर सकते हैं। और भी बहुत सारे स्पेशल केस बनते हैं, इसको हम लोग न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। अब दूसरा चीज हमने कहा था कि अगर यही पॉइंट इस वायर के बाहर, तब इस फार्मूले को कैसे लिखेंगे उसको भी डिस्कस कर देते हैं। मान लो ये हमारा वायर यहां तक बेटा और पॉइंट यहां पे दिया हुआ, यानी ये वायर यहां खत्म हो गया, इससे ये r डिस्टेंस हमको दिया हुआ है। इस पॉइंट P पे फील्ड बताना है। वायर कहां तक है भाई, यहां तक, ये हमारा वायर है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से वायर के इस एंड को कनेक्ट कर दे और इस पॉइंट से वायर को इस एंड को कनेक्ट कर दे। जो गिवन डाटा होगा उससे हम ये θ1 और θ2 निकाल सकते हैं, यानी डेटा ऐसा गिवन होगा कि ये हम निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये θ2 भाई यहां से लेके यहां तक θ2 और θ1 ये है। फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, तो ई वाई ये इधर होगा, ई एक्स इधर होगा, रिजल्टेंट ई ये हो गया, उसका डायरेक्शन ये थीटा यहां से हमको लिखना है। तो ई वाई का फॉर्मूला यही होगा बेटा, ये हो जाएगा साइन θ2 माइनस साइन θ1। ये देख लो भाई, ये हो जाएगा साइन θ2 माइनस साइन θ1। अगर पॉइंट बाहर है तो ये ऐसे लिखा जाएगा। और ई एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2, यानी कम वाला एंगल पहले लिखना है, या फिर उसी को हम वैसे लिख सकते हैं। तो कम, ये मेन ध्यान देना है, कम वाला एंगल पहले लिखेंगे और ज्यादा वाला एंगल बाद में लिखेंगे। θ1 माइनस θ2 E इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर tan थीटा इक्वल टू दिस, ये हो गया। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सारे फार्मूले डिस्कस कर लिए।
अब इसी पे बेटा आप लोगों को न्यूमेरिकल करना है। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम करिए, एससी वर्मा के प्रॉब्लम करिए, और भी जो प्रॉब्लम आपके पास बुक है उनसे प्रॉब्लम करिए। जहां पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आगे चल के हम एक शीट भी देंगे 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को, और फिर जो लास्ट क्लास होगा उसमें हम आईआईटी के जितने स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे, इन पे टफ क्वेश्चंस उनको डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी विल डू अप टू हियर एंड we will meet in next class. So till then, you stay blessed, do hard labor. So see you again in next class. Till then, sayonara and Godspeed.